चीन से जारी तनाव के बीच एलएसी तक सड़कों और पुलों को बनाने का काम जोरों पर है। सीमाओं पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी इस काम में दिन रात जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द एलएसी तक सड़कें और पुल बनकर तैयार हो सकें। इस काम में सैकड़ों मजदूरों को लगाया गया। सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से यह काफी अहम है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख यानी वो जगह जहां चीन की सेना से भारतीय सैनिकों का सामना हुआ था, वहां तक टैंक और बड़ी गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। बताया गया कि इन इलाकों में ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं जिन पर 70 टन से भी ज्यादा वजन की गाड़ियों और सैनिकों के काफिले को गुजरने में कोई परेशानी न हो सके। ये ऐसा ही एक पुल है जो 2.5 से 3 महीने के अंदर तैयार कर दिया सीमा सड़क संगठन ने। एलएसी तक इस तरह की कई सड़कें और पुल बनकर तैयार भी हो चुकी हैं, क्योंकि चीन की वजह से केंद्र सरकार ने इन्हें जल्द बनवाने के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक आईसीबीआर यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड पर दूसरे चरण के तहत 32 नई सड़कें बनवाई जा रही हैं। इसके अलावा इस इलाके में 20 नए पुल भी बनाए गए हैं ताकि लेह से लेके लद्दाख के बाकी जगहों तक सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जा सके। खबर है कि रक्षा मंत्रालय लद्दाख में सड़कों के लिए बजट 4 गुना तक बढ़ा सकता है। यूरोपीय देश यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में जंगल में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों बेघर हो गए। 3 दिन पहले जंगल में सुलगी ये आग गर्मी और तेज हवा की वजह से पास के गांवों तक पहुंच गई और लोगों के आशियाने उजड़ गए। कभी पेंट से रंगी दीवारें आग की कालिख में बेरंग दिखी। बताया गया कि 120 से भी ज्यादा घर आग में जलकर राख हो गए। जो थोड़ा बहुत सामान लोग बचा सके, उसे लेकर वो घर के बाहर सदमे में नजर आए। इतनी तबाही मचाने के बाद भी आग शांत नहीं हुई। जंगल का एक बड़ा हिस्सा तब भी आग की लपटों में धधकता दिखा। जंगल से उठते धुएं की एक तस्वीर को देखकर तो लगा मानो कोई बवंडर आगे बढ़ रहा हो। कई एकड़ में फैली आग पर काबू पाने के लिए एक कतार में कई फायर इंजन पहुंचते दिखे, लेकिन इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी भी जूझते नजर आए। इस हादसे से इतना नुकसान हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी लोगों का हाल जानने पहुंचे। Надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім. पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। ऐसे वीडियो जिनमें दावा किया गया कि कोरोना मरीज अस्पताल में बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़े गए हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। और दावा यह किया गया कि ये वीडियो अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज के परिवार ने बनाया। जिंदा इंसान है, ये देखिए मीटर लगाए हुए अंकल हाथ में, लेकिन वहाँ मीटर इनका नहीं चल रहा है। बगल में 2 दिन से लाश पड़ा हुआ है, लेकिन इनका हटाने के लिए कोई नहीं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरे फादर है। वीडियो बनाने वाले ने दावा किया कि उसके लाख बार कहने के बावजूद अस्पताल में सुनने वाला कोई नहीं दिखा। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसे एक शख्स ने एक शव के साथ बनाया। इसमें उसने दावा किया कि मरने वाली महिला उसकी मां है और अस्पताल में उनके शव को कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं है। ये मेरी मरी हुई मां का तस्वीर है। यहाँ पे एनएमसीएच हॉस्पिटल पटना में कोई देखने वाले नहीं है। एनएमसीएच के नाम से मशहूर पटना के बड़े अस्पताल की किरकिरी हुई तो विपक्ष के हमले भी शुरू हो गए। ये है बिहार सरकार का जीता जागता नाकामी और बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। हालांकि सरकार ने वीडियो पर ही सवाल उठा दिए। ये वीडियो पूरी तरह से डॉक्टर्ड है, फर्जी है। चीन के हुबई में जमीन खिसकने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। चीन के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में। लेकिन जगह जगह जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। ऐसी ही एक डरावनी तस्वीर हुनान प्रांत से सामने आई, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते खिसककर नीचे गिर गया। पहाड़ से गिरा मलबा कुछ ही सेकंड में नीचे पहुंच गया, जो किसी सैलाब की तरह आगे बढ़ता नजर आया। कई मकान इस मलबे की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। पहाड़ के नीचे बने एक बिजली घर का तो नामो निशान मिट गया। कुछ यही हाल हुबई प्रांत में भी नजर आया। वहां जमीन खिसकने की वजह से कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव की कई टीमें वहां पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। इस दौरान 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वहां फंसे ज्यादातर लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। चीन के जेजियांग से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक बच्चा सड़क से गुजर रही एक कार के नीचे आ गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। हादसे के वक्त ये बच्चा सड़क पर ही खेल रहा था। तभी वो कार वहां पहुंची और सीधा बच्चे के ऊपर ही चढ़ गई। इससे पहले वो छोटा बच्चा बीच सड़क पर खेलता नजर आया। तभी वो कार उसकी तरफ आती दिखी। कार का ड्राइवर बच्चे को नहीं देख पाया और उसने उसे टक्कर मार दी।
टक्कर मारने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी और वो बच्चा उसके नीचे आ गया। हालांकि जैसे ही गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी, बच्चा उसके नीचे से बाहर निकल आया। हादसे का पता चलते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसमें सवार लोग दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे। इस हादसे में बच्चे को मामूली चोटें ही आईं। कानपुर मुठभेड़ के 7 दिन बाद विकास दुबे नाटकीय अंदाज में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उसे मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ऐसा शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे वहां की जिला कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उज्जैन पुलिस ने उसे महाकाल मंदिर के बाहर से दबोच लिया। विकास दुबे पकड़ा गया है, ये सुनकर लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, पर विकास दुबे के दिमाग में तो शायद कुछ और ही चल रहा था। गिरफ्तारी के दौरान उसने चिल्लाकर लोगों को अपना नाम बताया। ये भी बताया कि वो कानपुर वाला विकास दुबे ही है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसके चिल्लाने से लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लगा कि वो यही चाहता भी था कि सबको पता चल जाए कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। उज्जैन से गिरफ्तार हुआ शख्स विकास दुबे ही है, इसकी पुष्टि मध्य प्रदेश के सीएम ने भी की। इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। पुलिस ने महाकाल मंदिर के बाहर से नारंगी रंग की एक गाड़ी भी बरामद की और बताया कि इसी गाड़ी से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। लेकिन विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, इस पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विकास दुबे 6 राज्यों को पार कर मध्य प्रदेश पहुंचा। खबरें हैं कि 2 दिन पहले फरीदाबाद से निकलने के बाद वो सीधे दिल्ली की तरफ चला गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने के बाद वो एक प्राइवेट बस में बैठ गया जो जयपुर जा रही थी। दावा है कि जयपुर पहुंचने के बाद वो राजस्थान के कोटा जिले से होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गया। यही नहीं, खबरें हैं कि इस सफर के दौरान उसके साथ लखनऊ के 2 वकील भी थे जो उसे उज्जैन में सरेंडर कराने वाले थे। बंगाल के आसनसोल जिले में हुए टीएमसी के प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार हो गए। पार्टी नेता और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन में लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन वो ये भूल गए कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से गुस्साए ये लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे। आगे बैलगाड़ी और पीछे टीएमसी का झंडा लेकर चल रहे इन लोगों को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश की हो। जिस समय ये प्रदर्शन हुआ वहां दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आए। वो नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे और इस दौरान उनके बीच कोई दूरी नहीं दिखी। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया और वो बेफिक्र होकर भीड़ में चहलकदमी करते दिखे। कानपुर मुठभेड़ मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के 2 और साथियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। इनमें एक बदमाश को तो फरीदाबाद की जिला कोर्ट ने एक दिन पहले ही रिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा था और दावा है कि कानपुर ले जाते वक्त उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। ये मुठभेड़ कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पनकी में हुई। हालांकि मुठभेड़ में मारे गए प्रभात मिश्रा के घर वालों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। प्रभात को सुबह मुठभेड़ हुई है पुलिस से और उसने पुलिस पर फिर फायरिंग की है और अब उसको मार गिराया गया। सर हमारे शाम को एक लोगों ने नेट पे दिखाया था कि वो अदालत में पेश किया जा रहा है। कानपुर के अलावा इटावा में भी एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी बदमाश और विकास दुबे के करीबी प्रवीण दुबे उर्फ बउवन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो एक गाड़ी लूटकर भाग रहा था। इटावा में आज सुबह प्रवीण दुबे उर्फ बउवन को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बउवन दुबे एक स्विफ्ट डिजायर कार को लूटकर भाग रहा है। कोरोना के इलाज में काम आने वाले टोसिलिजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश गुजरात में के सूरत में हुआ। जानकारी के मुताबिक फूड एंड ड्रग विभाग की टीम को पता चला कि सूरत में 40,000 का टोसिलिजुमाब इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके बाद टीम ने सूरत में दवा के एक थोक कारोबारी के यहां पर छापा मारा, जिसमें पता चला कि आरोपी महिला के तार अहमदाबाद से जुड़े हैं। सूरत की इस महिला पर बिना डॉक्टरी सलाह और बिना बिल के इंजेक्शन बेचने का आरोप है। इसके बाद प्रशासन ने बहुत जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टरों से इस इंजेक्शन को देने की गुजारिश की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के फैसले के खिलाफ दूसरे दिन लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन को देखते हुए वहां की सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं माने और अपनी सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए दूसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन किया। वहां की संसद के पास हुए इस प्रदर्शन में खूब आगजनी की गई। साथ ही पुलिस वालों पर पटाखों से काफी देर तक हमला भी किया गया।
बेलग्रेड में एक दिन पहले हुए प्रदर्शन को तो पुलिस ने जैसे तैसे शांत करवा दिया था, लेकिन दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों के पसीने छुड़वा दिए। हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस ने दूसरे दिन भी अपना घुड़सवार दस्ता उतारा, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव कर उसे भी आगे बढ़ने से रोक दिया। आखिरकार पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए। बताया गया कि दूसरे दिन हुए हिंसक प्रदर्शन में लोगों ने वहां सरकारी संपत्तियों को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। असम के तिनसुकिया में नेशनल हाईवे पर एक पुल के किनारे लगाए एक बम को नष्ट करके जवानों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर इस बम को असम राइफल्स के कैंप से कुछ ही दूरी पर लगाया गया था, जिसकी खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने उस बम को पुल से निकाला और फिर जंगल में ले जाकर नष्ट कर दिया। इससे पहले पुल के किनारे बम की खबर मिलते ही जवानों ने सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पुल पर बम को काफी कसकर बांधा गया था, इसलिए बम निरोधक दस्ते की चुनौती भी बढ़ गई। बम को निकालते वक्त जरा सी चूक से बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन उस काम में जुटे जवान ने पूरी सावधानी बरती और काफी देर की कोशिश के बाद बम को निकाला गया। उतनी देर तक सड़क को दोनों ओर से बंद रखा गया और सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैदी से तैनात रहे। आखिरकार बम को सड़क से दूर जंगल में नष्ट कर दिया गया। बिहार में जेडीयू के एक विधायक पर एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई का आरोप लगा। विधायक की कार से एक ट्रक की टक्कर हो गई थी और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त विधायक कार में मौजूद नहीं थे। लेकिन हादसे के बाद भड़के विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल के कुछ समर्थक ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को पकड़कर विधायक के घर ले आए। आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस को मामले की खबर नहीं दी और ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। बाद में ट्रक के मालिक की शिकायत देने पर पुलिस विधायक के घर पहुंची और ट्रक के स्टाफ को छुड़ा कर ले गई। ड्राइवर को मार करके भी हाथ भी तोड़ दिए हैं और ड्राइवर को पूछे भी कि तुम्हें खाना मिला कि नहीं, पानी कुछ वगैरह नाश्ता का, बोल हमें कुछ नहीं मिला है। आरोप है कि करीब 15 घंटे तक विधायक के घर में ही ड्राइवर और हेल्पर को बंधक बनाकर रखा गया, लेकिन विधायक ने इन आरोपों को गलत बताया। खलासी हमरा नाम कहेगा, वहीं पर रास्ते में जो नहीं आ रहा था वहाँ पर जो लपड़ थप्पड़ लगा होगा तो बस वो इतने था, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। विधायक ने दावा किया कि अब उनकी तरफ से भी पुलिस को मामले की शिकायत दी जाएगी। थाईलैंड के ताक में गांव वालों ने एक खाई में गिरी कार को मिलकर बाहर निकाल दिया। बारिश की वजह से ये गाड़ी फिसलकर खाई में गिर गई थी, जिसे गांव वालों ने एक साथ मिलकर बाहर निकाल लिया। बताया गया कि सड़क पर फिसलन होने की वजह से गाड़ी ड्राइवर समेत खाई में गिर गई। काफी देर तक कोई मदद नहीं मिलने पर गांव वालों ने खुद ही गाड़ी निकालने का फैसला लिया। इसके लिए लोगों ने गाड़ी को रस्सियों से बांधकर खींचना शुरू किया। बचाव के इस काम में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। सभी लोगों के एक साथ आने की वजह से गाड़ी को जल्द ही बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वन विभाग की जमीन पर लगाई गई गन्ने की फसल को प्रशासन ने नष्ट कर दिया। प्रशासन ने दावा किया कि यह जमीन वन विभाग की है, जिस पर गांव के कई लोगों ने कब्जा कर रखा था और यही वजह रही कि खेतों में लगी गन्ने की फसल को नष्ट किया गया। इस काम में एक नहीं बल्कि कई ट्रैक्टर लगाए गए और कुछ ही देर में फसलों को रौंद दिया गया। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद रही ताकि कोई हंगामा न हो। किसान जमीन के कागजात दिखाते रहे, लेकिन प्रशासन की टीम अपने काम में जुटी रही। कई किसानों ने दावा किया कि उन्होंने ये जमीन कुछ साल पहले खरीदी थी। कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। इन आरोपों को प्रशासन ने सिरे से खारिज करते हुए वहां पेड़ पौधे लगाने की बात कही। यहाँ पे ग्राम सभा की भूमि है, जिसपे कुछ अवैध अतिक्रमणकर्ता द्वारा कब्जा किया गया है। जापान